नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। जो अपने शुरू किया था कि एस्टेट की हम पीवाई क्यों करेंगे, जो 2017 का हम कर रहे थे। ठीक है, तो उस 2017 के अंदर आज हमारी क्लास सेकंड है। आज हम क्लास सेकंड करेंगे। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आती है किसी भी काम के अंदर, तो इरेगुलरिटीज थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है, जैसे हमने पहली क्लास हमने दी थी, उसके 2 दिन और टाइम निकल चुका है। ठीक है, थोड़ा टाइम का शेड्यूल धीरे धीरे सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने को क्लास में टाइम लग रहा है, लेकिन जल्द ही अपनी क्लास की जो रेगुलरिटी है वो बन जाएगी। जब आपके पास दिसंबर में आपका जो एग्जाम होगा, जो आपका दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा, उस दिसंबर वाले एग्जाम से पहले 2017 से लेके 2023 तक के आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये तो मेरा प्राइमरी फैक्टर है, ये होगा ही होगा। ये एक कटु सत्य है, इसको हम झुकला नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, अगर हमें समय मिला और अगर हमें ज्यादा समय मिला तो हम 5 प्रैक्टिस सेट भी मैं अलग से करवा दूंगा आपको। लेकिन बस थोड़ा सा एक बार हमें इस सेशंस को कंटिन्यूटी में लाने की जरूरत है। कंटिन्यूटी तभी आएगी जब आप इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करोगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इतने ज्यादा बच्चों तक ये सेशंस अपना शेयर नहीं हो रहा। क्योंकि 2 दिन पहले जब क्लास ले ली थी, अब तक के 55 या 60 व्यू के आसपास आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं है आप सबकी भी। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने प्रैक्टिस सेशंस इकट्ठे करवाए जा रहे हैं, वो भी टोटली फ्री। ठीक है, पीआरटी और टीजीटी दोनों के, पीआरटी और टीजीटी दोनों के करवाऊंगा मैं, ये सारे के सारे दोनों के करवाऊंगा 2017 से 2023 तक। पीआरटी के अंदर तो हम करेंगे जो बाल शिक्षा जो है वो, देन उसके बाद में हम टीजीटी के अंदर साइंस का पोर्शन मैं करवाऊंगा कंप्लीट। ठीक है, साइंस का पोर्शन फिजिक्स का मैं करवाऊंगा, केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं अलग टीचर से बात कर रखी है, वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक सेट कंप्लीट करवा देंगे। मतलब कि 6 या 7 वीडियो में कंप्लीट 2017 से 2023 तक का अपना कंप्लीट सेशन से करवा देंगे। मतलब मैक्सिमम 10 वीडियो लगेगी, अपनी 10 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। 4-4, 5-5 घंटे की जितनी भी वीडियो एड करनी होगी हमें, वो एड करना हमारा काम है, वो हम कंप्लीट करवाएंगे आपको। देन जो 2017 से 2023 है पीआरटी का, तो हम ये कर ही रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और टीजीटी का भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हम करेंगे, क्योंकि 2018 के अंदर स्टेट नहीं हुआ था। 2018 वाला जो स्टेट था वो 2019 में हुआ था। 2018 वाला स्टेट 2019 में हुआ था। 2019 के 2 स्टेट हुए थे, ऐसा जो मैंने पुराने पेपर खंगाले थे उस टाइम मिला था, कि एक तो 2019 का जनवरी में हुआ था और एक 2019 का दिसंबर में हुआ था। 2 स्टेट उस समय में हुए थे। तो चलिए, समय ना एक्स्ट्रा गवाते हुए अपने सेशंस को शुरू करते हैं। चलिए जी, जो मैंने आपको एक काम दिया था वो काम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जो मैंने एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को करना हमारा प्राथमिक दायित्व है कि हम उस होमवर्क को कितना कर सकते हैं। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व व्यक्तित्व का नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है जो समाज से दूरी रखने वाला। रखने वाला, जो समाज से एक व्यक्तिगत दूरी रखेगा, वो अपने आप में अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होगा। क्लियर है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, अब जो समाज से दूरी रखने वाला इनमें से कौन सा है? आत्म केंद्रित, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, क्या उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व तक के कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, आप उन एग्जांपल से, सॉरी एवरीवन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है इसके बारे में किस, जो एक चाइल्ड सेंटर्ड वाला व्यक्ति था या किस व्यक्ति ने इसके बारे में खोज की थी, उसका नाम सबसे पहले आता है। यूंग नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने इसके बारे में पहले बताया था।
ठीक है। इसके अंदर बताने पर क्या कहा गया था कि वे कौन से है जो लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व रखेंगे, जो संकोची होंगे। संकोची मतलब किसी चीज के विषय में संकोच करेंगे। ठीक है, संकोच करेंगे तो इसका मतलब वो सामाजिक समाज से कुछ हद तक दूरी रखेंगे। क्लियर है। रूढ़िवादी होंगे, वो मेरे पास रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब है कि कोई व्यक्ति रिजिट होना। ठीक है, अपने आप में ही वो मतलब रखने वाला। मैं रूढ़िवादी का सीधा सी एग्जांपल बोलता हूं। ठीक है। आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित मतलब जो सेल्फ के ऊपर ही पूरी पूरी ध्यान रखे, वो चीज। देन इसके बाद में मैं और बात करूं तो कौन सा होगा, कम बोलने वाला व्यक्ति होगा। कम बोलने वाला, ये अपने आप में है कि कोई व्यक्ति अगर संकोची होगा, संकोच रखेगा किसी चीज के ऊपर, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली कम ही बोलेगा। ठीक है। आत्म केंद्रित होगा तो वो व्यक्ति भी अपने आप में इतना ज्यादा समाज से नहीं जुड़ेगा, सामाजिक दूरी ही रखेगा। ठीक है। और शर्मिला होना चाहिए, जो शर्मिला होगा व्यक्ति, वो भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एग्जाम्पल बनेगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शन में है, एक सामाजिकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सामाजिकता रहेगा। 2017 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2017 की सीरीज हम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस पर आप बढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। ये तो हमने पढ़ा था कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, वृद्धि कहां तक होती है, एक निश्चित निश्चित समय तक होती है। ठीक है, जबकि विकास भ्रूण से मृत्यु तक, मृत्यु तक चलता है। या इसका अल्टरनेट भी हम बोल सकते हैं कि जो भ्रूण है, भ्रूण से कब्र तक का भी बोला जाता है। मृत्यु की जगह कब्र भी यूज किया जाता है, कब्र तक चलने वाला भी इसको बोला जाता है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात बात बोली गई है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है क्या, मैंने कहा वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। ठीक है, अपने आप में ये तो सही है। मैंने बोला था कि विकास और वृद्धि दो अलग अलग है, मैंने इनके क्या दे दिए, डिफरेंस भी बता दिया। अभी एक तो निश्चित समय तक रहेगा, जैसे वृद्धि की मैं बात करूं कि किसी की हाइट बढ़नी है, किसी की हाइट बढ़नी है, तो वो 21 या 22 साल का कोई व्यक्ति होगा या कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट इतनी एज तक जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है। क्लियर है। ठीक है। मानसिक सोच है वो 25 से 28 के अंदर पूर्ण रूप से वो मैच्योर हो जाता है। 25 से 28 साल का व्यक्ति बच्चा पूर्ण मैच्योर हो जाता है, उसको समाज की अच्छे से समझ में आ जाता है भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो एक निश्चित एज तक रहा। मैं विकास की बात करूं, विकास तो चलता ही रहेगा, विकास तो चलता ही रहेगा। जैसे हम शुरुआत में छोटे थे, उसके बाद में बड़े हुए तो वृद्धि होने लगी। लेकिन विकास का मतलब क्या है कि हम नित्य प्रतिदिन कोई नई चीज सीख रहे हैं। ठीक है, हम कोई ना कोई नई चीज दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं, वो हमारा क्या है, एक विकास है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं पर नहीं बात बोली गई। दोनों अलग अलग है। विकास तत्क्रिया है, तत् का मतलब है कि निरंतर चलने वाली, लेकिन वृद्धि तो एक निश्चित समय पर चलती है। तो इसका मतलब है कौन सा कथन है, मतलब विकास एक सतत क्रिया है। विकास तो सतत क्रिया है, ये विकास के बारे में तो हमने किया ही है कि पूरी उम्र तक चलती रहेगी, भ्रूण से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, मैंने इसको वृद्धि पढ़ लिया था एक सेकंड पहले, तो वो वृद्धि नहीं है, वो विकास है। ठीक है, विकास सतत क्रिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने बोला है कि विकास तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है, या भ्रूण से मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। तो वृद्धि है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया नहीं है, वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया होती है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बारे में अगर हम और बात करें कि
विकास किन किन क्रियाओं या क्या क्या विकास को प्रभावित करते हैं, या विकास के विषय में और क्या पढ़ सकते हैं हम? विकास के विषय में हम और क्या पढ़ सकते हैं, विकास के विषय में और हमें कितना पढ़ने को मिल सकता है? विकास क्या होगा? बालक का शारीरिक होगा, शारीरिक होगा, मानसिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा। होगा या नहीं होगा? संवेगात्मक विकास तो होता ही होता है ना, क्रियात्मक होता है। और क्या उनसा होता है? और होता सामाजिक विकास, समाज के साथ जुड़ने वाला सामाजिक विकास। ये विकास सबसे अंतिम होता है, जो लगभग 25 से 28 साल का बालक है, उसमें ये विकास है हो जाता है। क्लियर है? लेकिन ये सॉरी, विकास जो चलता रहेगा पूरे लाइफ टाइम तक, 25 से 28 नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। और जो वृद्धि है, वृद्धि जो भी समाज के साथ जुड़ने के बाद में जितना भी उसे वृद्धि होनी है, वो सारी की सारी वहां पर हमारी क्या हो जाएगी? अंतिम हो जाएगी। लेकिन सामाजिक विकास हमारा लगभग 25 से 28 साल की जो एज है, वहां पर ये शुरू होता है और मृत्यु तक ये चलता है। ये मृत्यु तक चलेगा। इसके आगे की जो स्टेज है, वो सारी की सारी सामाजिक विकास के अंदर भागीदारी निभाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिम्मेदार है? ठीक है, माता पिता की मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति क्या कहलाएगी? मनोवृत्ति क्या कहलाएगी? मतलब अनुवांशिकता जिसे मैं बोलूं। अनुवांशिकता, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, अनुवांशिकता का मतलब क्या? कि इसने बोला है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता किन चीजों से अलग हो सकती है? अनुवांशिकता से तो नहीं हो सकती। अनुवांशिकता से तो मतलब मैं सीधी सी बात करूं कि डीएनए की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, मान लो किसी एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में अनुवांशिकता तो लगभग सेम या 90% 80% तक तो सेम ही होगी। इसका मतलब वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, देन मैं बात करूं उसकी नस्ल का। नस्ल तो मान लो मैं एक बिश्नोई जात, बिश्नोई समुदाय से बिलोंग करता हूं, तो मैं बिश्नोई समुदाय से करूंगा। मेरा जो ब्रदर है वो भी बिश्नोई समुदाय से करेगा। मैं अगर हिसार हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूं, तो मेरा ब्रदर भी तो यहीं से बिलोंग करेगा। लेकिन वृद्धि है, वृद्धि, वृद्धि उसकी कितनी हो रही है, वो उसके समाज पर, उसके जो वातावरण है, उसकी सामाजिकता कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। पुराने जमाने में जब क्लास 6 7 में होते थे, तो एक कहानी सुनाई जाती थी हमें। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स में आती थी कि दो तोते थे, दो तोते एक बार किसी डाली पर बैठे थे, तो जोर की आंधी आई। आंधी आने से वो दोनों तोते आंधी के साथ बह गए। लेकिन एक बहने का मतलब है कि हवा में उड़ गए, कहीं पानी का सोचो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक जो तोता था, वो तो एक साधु संतों की टोली में जाके गिरा, दूसरा लुटेरों की टोली में जाके गिरा, लेकिन दोनों के दोनों सेम थी। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, धीरे धीरे उनकी वृद्धि हुई। ठीक है, देन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तो एक में गुण कौन से आते गए? चोरों और डाकुओं वाले, दूसरे में साधु संतों वाले। लेकिन दोनों दिखने में तो सेम थे, उनका डीएनए तो उस टाइम भी सेम था। लेकिन उनकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या हुई? बुद्धि हम उसकी क्या हुई? अलग अलग हुई। बुद्धि उसकी वहां पर अलग अलग हुई। क्यों? क्योंकि उसकी के जो संगत में जो लोग थे, वो अलग अलग थे। उस संगत की वजह से उसकी बुद्धि क्या हुई? अलग अलग हुई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, वो क्या आएगा मेरे बच्चे? बुद्धि ही आएगा। क्लियर है? और बुद्धि आएगा। तो अब बुद्धि के विषय में और बात करें, तो बालक के व्यक्तिगत, बालक के व्यक्तित्व को
प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं? बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं, कौन सा रहेगा, या किन किन कारकों पर बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होगा? ये सबसे बड़ी चीज है। बालक का व्यक्तित्व किन किन चीजों से प्रभावित हो सकता है या किन किन चीजों से रहेगा? वो रहेगा वातावरण से। वो एक सबसे बड़ी चीज है वातावरण। वातावरण भी उसकी बुद्धि या व्यक्तित्व प्रभावित करेगा, बालक का वहां पर कैसा रहेगा। दूसरा दूसरा और कौन सा रहेगा? वंशानुक्रम। ठीक है, कोई कर्म है उसका वंशानुक्रम, कि वंश का उसका कर्म है, उन सारी चीजों को भी वो क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, वंशानुक्रम में क्या रहेगा? उसकी शारीरिक संरचना कैसी है? उसकी शारीरिक संरचना कैसी है? उसकी रुचियां कैसी है? शारीरिक संरचना का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक संरचना में तो उसका डीएनए भी वाला भी फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन यहाँ शारीरिक संरचना का मीनिंग क्या है? यह है कि उसका हाव भाव कैसा है। शारीरिक संरचना मतलब उसका वास्तविक मन कैसा है। ठीक है, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे शारीरिक संरचना। ठीक है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है? उसकी मनोवृत्ति कैसी है, मतलब उसकी सोचने की समझने की शक्ति कैसी है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर होगी। किसी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे बच्चे, कि क्या रहेगा इसका आंसर। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन ये पूछा है। परिपक्वता। परिपक्वता का मीनिंग होता है मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी में अभ्यास का महत्व है। क्या मैच्योरिटी के अंदर अभ्यास का महत्व रहेगा? क्वेश्चन ये है कि क्या मैच्योरिटी के अंदर अभ्यास का महत्व रहता है? अभ्यास का मतलब कि वो कितना अभ्यास कर रहा है किसी भी चीज के विषय में, क्या उसका महत्व परिपक्वता के अंदर रहेगा? बताओ भाई, क्या परिपक्वता में उसके अभ्यास का महत्व रहता है? परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। क्या परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है? शरीर का विकास हुआ उसके आधार पर परिपक्वता होगी। क्या ऐसा है कि मान लो कोई 6 फुट का है तो उसके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी होगी, कोई 5 फीट का तो उसके अंदर उसके कंपेरिजन में कम होगी। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। क्या ऐसा? मेच्योरिटी जब वो उसका अंत हो जाएगा, जब वो कब्र में चला जाएगा, तब तक भी उसकी मेच्योरिटी की जो स्टेज है वो चलती रहेगी। मेच्योरिटी में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। क्या ऐसा है? बताइए भी, क्या ऐसा भी है? जो परिपक्वता है, जिसे हम मेच्योरिटी चलते हैं, मैथ कहते हैं, ये विकास से संबंधित है। ठीक है, ये विकास से संबंधित है। विकास मृत्यु उपरांत तो चलता है, क्लियर है, लेकिन विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वो बड़ा तो हो गया लेकिन अब भी उसके अंदर बालक बुद्धि है, ऐसा बताया जाता है भाई। बताया जाता है ना कि हरियाणा में अपने कहावत है कि उम्र तय कुछ को नहीं हुए। ठीक है, उसने कांड और कर्म कितने किए हैं उस तय होगा। इसका मतलब उसकी उम्र कितनी है, ठीक है, उसका कद कितना है, उसके आधार पर नहीं, उसने समाज में काम कैसा किया है, वो समाज के साथ जुड़ा किस तरीके से है, वो उसके आधार पर रहेगा। ऐसा हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करने वाला हूं। तो इसका मतलब जो परिपक्वता है वो समाज से आएगी कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं समाज से आएगी ही आएगी। अब समाज से आएगी तो समाज क्या करेगा? समाज में उसे काम करना पड़ेगा। काम कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा, मतलब उसने एक्सरसाइज की उससे आएगा। इसका मतलब परिपक्वता है वो अभ्यास के ऊपर डिपेंड है।
इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल सी बात है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने 2017 के अंदर टीचिंग में कदम रखा, मतलब एकेडमी वगैरह में पहले पढ़ाता था, स्कूलिंग में मैंने 2017 में कदम रखा था, तो उस टाइम मेरे अंदर ये था भी किसी ने मुझे ये बात क्यों बोल दी, ये था। लेकिन धीरे धीरे करते करते आज 2024 आ चुका है, ठीक है। आज मैं इन चीजों पे समझ रहा हूं यार उस टाइम वो बात सही बोली थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मैंने उन चीजों के ऊपर अभ्यास किया। क्लियर? आज इस टाइम के अंदर कोई भी स्कूलिंग लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसका 1 मिनट में सॉल्यूशन करके बता सकता हूँ भी हाँ ये प्रॉब्लम्स आई है, या कोई आइडिया लगाया है स्कूल की ओर से तो उसमें ये बता सकता हूँ कि ये आइडिया आपका गलत है। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अब सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर में सभी स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम लेता है, कंप्लीट मान लो 100 मार्क्स के फॉर एग्जाम्पल। अगर यही चीज फर्स्ट से 8 तक 100 का ले ले एग्जाम कोई स्कूल, और 9th से 12 तक का कोई 20 मार्क्स का एग्जाम ले, तो आपकी मानसिकता क्या है? जो टीचर 8th को पढ़ा रहा है वो टीचर 9th को तो पढ़ा रहा होगा। अब किसी न किसी की आवाज आएगी सर दोनों का लेवल चेंज हो गया, यहाँ तो टीजीटी लेवल था और यहाँ पीजीटी लेवल हो गया। भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीजीटी पीजीटी मैटर नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा मैटर करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान करना। ठीक है, तो जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है वो टीचर यहाँ पर भी तो पढ़ा रहा होगा। अब 20 नंबर का हो रहा है तो मैक्सिमम इसका हम 1 आवर्स का एग्जाम ले सकते, 1 घंटे का एग्जाम ले सकते हैं, इसका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। अब ये बच्चे हैं, ये इसके साथ 2 घंटे तो फ्री बैठे रहेंगे अगर इनके साथ सीटिंग प्लान बनाए, या फिर ये क्या रहेंगे, टोटली स्कूल के अंदर फ्री रहेंगे और इनडिसिप्लिन का माहौल करेंगे, क्योंकि टीचर तो यहाँ ड्यूटी दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये चीजें कहां से आई, ये चीजें आपकी एक्सपीरियंस से आई। ठीक है, आपने अपनी लाइफ के अंदर अनुभव किया, आपने अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों का अभ्यास किया। तो परिपक्वता एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्टेज है जो हमें अभ्यास के बारे में बताते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज के ऊपर अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा आप उन चीजों को देखोगे, अपने अंदर बिताओगे, तो आप में मेच्योरिटी लेवल उतना ही बढ़ता चलेगा। ये बात बोली गई है, मैं क्वेश्चंस कम जरूर करवा रहा हूं लेकिन आपकी ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए। वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, मतलब कि जो बच्चा है उसके अंदर एनर्जी देगा। एनर्जी किस आधार पर देगा, किस चीज तरीके से एनर्जी देगा, क्या वो लक्षण करेगा या प्रबल प्रेरणा होगा। लक्ष्य मतलब कोई टारगेट होगा किसी बच्चे का, ठीक है, कोई मोटिवेट करेगा उससे, या कोई उसकी टांग खींचेगा, कोई मतलब बीच में अवरोध पैदा कर देगा। ठीक है, क्या उससे उसे मैच्योरिटी मिलेगी या उसे बालक का व्यवहार में ऊर्जा उत्पन्न होगी। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? अब इसके विषय में हम कंप्लीटली थ्योरी पढ़े, या इसके विषय में जो प्रबल प्रेरणा या अभिप्रेरणा है उसके विषय में पढ़े, तो क्या हो सकती है? जो प्रबल अभि जो प्रबल अभिप्रेरणा है उसके विषय में हम कंप्लीट यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं भी क्या है प्रबल अभिप्रेरणा। ठीक है, इसकी दो आंतरिक स्थिति होगी, इसकी दो आंतरिक दिशा होगी, इसकी दो आंतरिक दिशा होगी। ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि एक आंतरिक हो सकती है दूसरी बाह्य हो सकती है, ऐसा भी कुछ जो फिलोसफर्स है वो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और बालक जब कोई काम करेगा, कोई कार्य करेगा, तो उसको छोटे छोटे मोटिवेशंस जरूरी है उसके लिए।
छोटे छोटे मोटिवेशन जरूरी है, ये उपहार ना हो, ये उपहार स्वरूप ना होने चाहिए। उपहार स्वरूप के बारे में वो कभी नहीं बताता। ठीक है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो मोटिवेशन ही बोलते हैं। अभिप्रेरणा को मैं इंग्लिश में बात करूं तो उनको मोटिवेशन ही बोला जाएगा। अभिप्रेरणा एक तरीके से मोटिवेशन ही होता है। और अगर किसी को मोटिवेट किया किया जाए तो क्रिया को उच्च बल के साथ करता है। उच्च साथ करता है। क्लियर है। अब प्रेरणा कहे वो या अभिप्रेरणा कहे, ठीक है, इसका मतलब ही वो मोटिवेशन होगा। ऊर्जा कौन देगा? अगर मैं उसे मोटिवेट करूं, मोटिवेट करूंगा तो ऊर्जा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट जो कारक है क्रिया करने का, वो प्रबल अभिप्रेरणा, मतलब एक ऐसा मोटिवेशन से जो उसे करने के लिए सक्षम बना दे, कोई कार्य करने के लिए उसे वो सक्षम बना दे, वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रबल अभिप्रेरणा कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोगव्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? क्वेश्चन काफी अच्छा है। कौन सी रहेगी? जो रचनात्मक भी होनी चाहिए, ठीक है, भावनात्मक भी होने चाहिए, मनोविज्ञान के केस में भी होने चाहिए, इन सभी की लर्निंग जो थ्योरी है उनको कंप्लीट करता हो व्याख्यान, व्याख्या करने वाली संरचना, समूह संरचना या समूह जो चर्चा डिबेट जिसे बोलते हैं, भूमिका विहीन। ठीक है, भूमिका विहीन का मतलब जिसमें कोई भूमिका नहीं है लेकिन डायरेक्टली वो उन चीजों को क्या करवाए? एक्सप्लेन करे। डायरेक्टली वो उन चीजों को क्या करे? एक्सप्लेन करे। या फिर मैं बात करूं कि भूमिका विहीन है, वो बालक का क्या करेगा? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक जो उद्देश्य है उनको भी पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करूं कि जो व्याख्यान है या फिर जो ग्रुप जो डिबेट्स है या अभिक्रमित उद्देश्य का जो शिक्षण है, वो व्यू रचनाओं को मनोगात्मक के कार्य के अंदर नहीं होगा। मतलब ये जो पक्ष है ना, इसके अंदर जो ए बी और डी है, क्रिया है या अधिगम है, अधिगम है, इसके अंदर मैं सीधी सी स्पष्ट बात करूं कि इसके अंदर जो मेरे पास ये जो क्रिया है, इसके अंदर मनोगात्मक जो अभिक्रिया है, ये इन तीनों को इंक्लूड नहीं करती। मतलब ए, बी और सी है, इन तीनों को इंक्लूड नहीं करती। ये सबसे बड़ी चीज है। क्लियर है। बाकी सारी जो चीजें हैं ना, अगर इसके अंदर ये ऑप्शन में ना दिया होता, मैं ये ना देता, तो मेरा आंसर इसमें एक और होता, ऑल ऑफ दीज। अगर मैंने ये दे दिया तो ए बी और जो डी है ना, भूमिका विहीन को छोड़कर बाकी ये सारे के सारे मेरे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। लेकिन अगर मैं संज्ञात्मक और भावनात्मक की बात करूं तो भावनात्मक में ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो मेरी इंक्लूड हो जाती है। सारी की सारी चीजें मेरी वहां पर इंक्लूड हो जाती है। चलिए जी, आगे बात बढ़ते हैं, आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे और भी क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन 16 ही लास्ट है। ठीक है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? पुनर्बलन किसकी प्रक्रिया का भाग माना जाता है? पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग माना जाता है? बताओ जी। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का समय है पुनर्बलन के विषय में बताने के लिए। जल्दी बताइए जी। जिस बच्चे ने अब तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, सब्सक्राइब के लिए तो कोई मना ही नहीं करता।
बताओ जी, जल्दी करो, इतना समय नहीं है यार। ठीक है, मैं इतना भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार, जो जिन बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या उनको इतना सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है, ठीक है, इतनी चीजें आपको वेल ऑर्डर्ड में मिल रही है, फिर भी यार इन चीजों को आप इतना शेयर नहीं करते। ये तो है। चलिए जी, पुनर्बलन के विषय में बात करते हैं। ये कौन सी होती है, अब तो बता दो। ऐसी कोई क्रिया, कोई एक ऐसी क्रिया होगी जो जो अनुक्रिया में या अनुक्रिया की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हो, संख्या में वृद्धि करती हो। अब किसी भी चीज की संख्या में वृद्धि होगी तो वह कैसे होगी, वो दो प्रकार से हो सकती है, दो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। वो दोनों प्रकार कौन से हो सकते हैं उसके विषय में भी लिख लेते हैं। ठीक है, या तो वो कौन सी हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है, और कौन सी होती है, सकारात्मक। या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो मेरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि जो पुनर्बलन है इसके विषय में और अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ने की बात करूं, तो कोई भी क्रिया को प्रस्तुत करने का सिद्धांत है, क्रिया को प्रस्तुत करने का सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, प्रस्तुत करने का सिद्धांत ही पुनर्बलन होता है। अब किसी भी क्रिया को आप प्रस्तुत करोगे तो उसके लिए क्या जरूरी रहेगा, क्या जरूरी रहेगा, क्या जरूरी रहेगा बालक को आप प्रस्तुत करोगे पुनर्बलन के लिए, आप किसी भी प्रक्रिया में प्रस्तुत करोगे तो उसके लिए क्या चीजें रहेगी। अब मैं यहाँ पर नकारात्मक के विषय में बात करूं तो नकारात्मक हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे उपहार देना है किसी बच्चे का, उपहार देना है। ठीक है, किसी बच्चे को उपहार दे रहे हैं हम। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, आपने एक बच्चा था, उस बच्चे को आपने कहा कि टू टू की टेबल सुनाओ आपको चॉकलेट मिलेगी, थ्री की सुनाओ चॉकलेट मिलेगी। मतलब वो 4 या 5 दिन बाद वो कहेगा यार चॉकलेट नहीं चाहिए मेरे को, याद नहीं करनी टेबल। मतलब कि आप उसको उपहार दोगे तो वो एक नकारात्मक कहलाएगी। सकारात्मक आप उसको क्या करोगे, दिन प्रतिदिन नए तरीके से उनको दोगे, उपहार न देकर। तो वो चीज किस में कहलाएगी, वो मेरी अधिगम की कहलाती है, लर्निंग स्किल में इंप्रूवमेंट लाना। लर्निंग स्किल से कोई नई चीज सीखना, पहले दिन आपने टेबल सिखाई वो एक कार्टून तरीके से सिखाई, सेकेंड डे कोई अनदर तरीके से सिखाई, तो मतलब वो एक उसके अंदर क्रिया के अंदर परिवर्तन लेके आए अलग अलग तरीके से। तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, पुनर्बलन है कहलाएगी। यहाँ तक बताइए जी, किसी भी बच्चे के कोई भी प्रकार की समस्या है तो बताइए, अदरवाइज हम एक टॉपिक और करेंगे छोटा सा, क्योंकि जो हमारा 17 क्वेश्चन है आगे जो कल हम करने वाले हैं, 17 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ वही एक टॉपिक कहलाएगा जिस टॉपिक को हम प्याजे चर्चा का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो जिन प्याजे का सिद्धांत हम करके चलेंगे आज ही, जिन प्याजे का सिद्धांत हम आज कर लेंगे ताकि हमें कल करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, कल मैं इतना नहीं करवाऊंगा जिन प्याजे का सिद्धांत, आज हमें जितना करना होगा हम कर देंगे, कल डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को हम वहां पर टिक करके चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी।
जिन प्याजे के विषय में बात करते हैं कि जिन प्याजे क्या था। जिन प्याजे ने पहली चीज तो संज्ञात्मक दिया था सिद्धांत। संज्ञात्मक विकास का यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? विकास मनोविज्ञान का जनक भी इसे ही बोला जाता है। जो चीजें मैं करवा रहा हूं उन चीजों को बोल देना। विकास के विषय में इसने क्या कहा था? मैंने कहा था ना भ्रूण से। ठीक है। विकास के विषय में इसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। विकास के विषय में जो इसकी स्टेटमेंट थी वो क्या था? भ्रूण को बोला जाता है गर्भावस्था। गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलता है। इसने बोला था। भ्रूण से मृत्यु के लिए भी आप इसे बोल सकते हो, मिल सकता है। और क्या बोला? जो प्याजे चचा थे इनके अनुसार अनुसार विकास की चार अवस्था चार अवस्था थी। वो चार अवस्था थी कौन कौन सी, उनके विषय में हम यहाँ पर बात करते हैं। चार अवस्था थी, वो थी कौन सी? पहली कौन सी थी? संवेदी पेशीय। जो संवेदी पेशीय अवस्था थी वो जिसे मैं बोलूं सेंसरी मोटर। जो सेंसरी मोटर थी जिसकी एज बोली जाती है 0 से 2 ईयर्स तक। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? इसको बोला जाता है बौद्धिक विकास। जो बौद्धिक विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक। जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे के होती है। इस अवस्था में वो रंगों की पहचान करना सीखता है। रंगों की पहचान करना और काउंटिंग करना भी इसी में ही सीखता है। कोई नर्सरी एलकेजी का बच्चा है वो इसी में ही सीखता है। जो वस्तुओं का क्रम है, वस्तुओं का क्रम भी वो इसी में सीखेगा। या फिर माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा, उसके विषय में भी वो इसी के अंदर अपने लाइफ के अंदर सीखता है। अब तीसरी की अगर मैं बात करूं, तीसरी कौन सी होगी? स्थूल। स्थूल को और भी बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही मिलते हैं। ये 7 से 12 साल का जो बच्चा है, 7 to जो 12 ईयर्स कोई भी बच्चा है वो चीज कहलाएगा। इसमें क्या होगा? मूर्त चिंतन होगा। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोली जाती है। अवस्था भी इसे ही बोली जाती है जिसके अंदर कौन कौन सी रहेगी? संरक्षण करना किसी चीज का, मतलब अपना खिलौना है उस खिलौने को वो किसी को नहीं देगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी? अपना वो एक संरक्षण करना है कि उसने अपना संरक्षण किया। ठीक है।
अपने फ्रेंड्स के साथ संबंध बनाने की क्रिया। संबंध बनाने की क्रिया का मतलब है कि फ्रेंडशिप निभाना किस तरीके से करना है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब है कि ग्रुपिंग बनाएगा वो भी, हाँ ये ग्रुप अच्छा नहीं है मेरे लिए, या ये ग्रुप बुरा है। ठीक है। ठीक है, वर्गीकरण, किसी को वर्गीकरण में बांटना। जैसे मान लो वो कहेगा भी हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ये बच्चा मेरे साथ बैठने वाला है, या फिर ये बच्चा मेरे साथ अच्छे से बातें करता है, खेलता है, तो ये चीजें उसको वर्गीकरण में हेल्प करेगी। ठीक है। तो लास्ट इसकी जो फोर्थ स्टेज और रह जाती है, उस फोर्थ स्टेज के बारे में और बात करूं तो वो फोर्थ स्टेज कौन सी रहेगी? औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक रहेगी, जो 12+ ईयर के जितने भी बच्चे होंगे उनकी रहेगी। इसके अंदर वो तर्क करना सीखेगा। तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे बोलते हैं। शक्ति और विचार की अवस्था भी बोलते हैं। शक्ति और विचार। ठीक है। किसी चीज का निरीक्षण करना है, निरीक्षण करना भी वो इसी अवस्था के अंदर सीखता है। तो ये टोटल हमने इतनी अवस्थाएं की। इन अवस्थाओं में या इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मेरे बच्चे। किसी भी बच्चे का कोई यहाँ पर अगर डाउट है तो आप मुझे अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी बच्चों के पास है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। विद इन 24 आवर्स में आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। कोशिश रहेगी कि 2 या 3 घंटे में दे दिया जाए, लेकिन कई बार क्लासेस की वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो हम क्लास को बंक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ कमेंट्स छोड़ना हो जाता है, हमारी मजबूरी हो जाती है। तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज आप कोई भी किसी भी वीडियो के ऊपर आप अपना कमेंट करके कोई भी डाउट है उस डाउट को हमारे साथ साझा कर सकते हो, हम उसका जरूर उत्तर बताएंगे। जिस बच्चे ने इस चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पर जो 2024 का जो एचटेट होना है दिसंबर में, उस एचटेट की तैयारी निशुल्क करवाई जाती है। हाँ, ये निशुल्क जितनी भी तैयारी होगी ये पूरी तैयारी निशुल्क होगी, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन अप्लाई रहेगी। उस कंडीशन अप्लाई का मीनिंग क्या है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इन क्रियाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स का आप अनुभव कर सकते हो। तो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। मैं सोच रहा हूँ कि इस जो बैच है इस बैच का थोड़ा सा टाइम में परिवर्तन कर दिया जाए, कि ये जो वीडियो है ये डेली आपको दोपहर में 1 बजे मिल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे उस टाइम लाइब्रेरी में होते हैं। ठीक है, अब आएगी तो वो वीडियो नेक्स्ट डे तक थोड़ी सी उनके प्रॉब्लम्स हो जाती है, अभी हम कंटिन्यू वो वीडियो नहीं देख पाते, या माइंड से स्किप हो जाती है वो वीडियो देखना। तो आगे से जो अपनी वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा ना वो दोपहर को 1 बजे रहेगा। हम दोपहर को 1 बजे ही अपनी वीडियो डाला करेंगे, आप 1 बजे अपनी वीडियो यहाँ से देख सकते हो। दोपहर में 1 बजे अपने पास ये वीडियो देख सकते हो डेली। थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए ही चेंज किया क्योंकि मेरे पास 2-3 बच्चों के डाउट्स आए थे, पर्सनल मैसेज आए थे मेरे नंबर के ऊपर कि हम उस समय लाइब्रेरी में होंगे, अगर आप दोपहर में वीडियो डालो तो हम देख पाएंगे उस टाइम इस वीडियो को। तो मैं 1 बजे ही वीडियो डाला करूंगा डेली, आप 1 बजे देख सकते हो डेली। सेम थंबनेल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा कि 2017 है तो 2017 के लिए डालेंगे, 2018 है तो 2018 का थंबनेल चेंज हो जाएगा। मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए बच्चे, आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू एवरीवन।